नमस्कार विद्यार्थियों। आज एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमारा टॉपिक रहेगा समुद्र विधि। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उसके अनुसार समुद्र विधि क्या है और उसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि विश्व में नए राज्यों के अभ्युदय, तकनीकी और प्राविधिक प्रगति और समुद्र के अधिक से अधिक प्रयोग की प्रवृत्ति के कारण अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत समुद्र विधि नए राज्यों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं रही, और यह भी माना जाने लगा कि समुद्र से न केवल खाद्य पदार्थ मिलेंगे अपितु खनिज पदार्थों का दोहन भी किया जा सकेगा। इसी कारण अपने न्यस्त आर्थिक हितों की रक्षा के लिए समुद्र तटीय राज्य समुद्र के विस्तृत भागों पर अपने अधिकारों की घोषणा करने लगे हैं सभी राज्य। तो इस तरह से खनिज पदार्थों से भरे मैग्नीज नोड्यूल्स समुद्र तल पर पाए गए हैं, और यूँ तो समुद्र तट में सैकड़ों खनिज पदार्थ होते हैं, परंतु मुख्य खनिज पदार्थ मैग्नीज है, निकिल है, तांबा और कोबाल्ट आदि माने गए हैं। ये खनिज पदार्थ मुख्य जितने भी उद्योग हैं उनके आधारभूत कहे जा सकते हैं, और यही कारण है कि ये एक प्रश्न खड़ा हो चला है कि परंपरागत समुद्र विधि को सभी राज्यों के हितों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल कैसे बनाया जाए। इसके लिए सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में समुद्र विधि पर प्रथम सम्मेलन जिनेवा में बुलाया गया, जिसमें समुद्र विधि पर 4 अभिसमय अंगीकार किए गए थे, स्वीकार किए गए थे। ये 4 इस तरह से थे। पहला था सामुद्रिक पेटी तथा पार्श्ववर्ती पेटी पर जिनेवा अभिसमय 1958। दूसरा था खुले समुद्र पर जिनेवा अभिसमय 1958। तीसरा मत्स्य तथा जीवित द्रव्यों के संरक्षण पर जिनेवा अभिसमय 1958। और चौथा था महाद्वीपीय समुद्र तल पर जिनेवा अभिसमय 1958। तो 1958 के सामुद्रिक पेटी से संबंधित जिनेवा अभिसमय के अनुच्छेद 1 में लिखा गया था कि किसी भी देश की प्रभुत्व संपन्नता समुद्र के न केवल उस भाग पर भी रहती है जिसे सामुद्रिक पेटी कहते हैं, वरन उसके ऊपर वायुमंडल में तथा समुद्र तल पर भी रहती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितना समुद्र का भाग आएगा उसमें ऊपर, उस समुद्र के ऊपर का वायु का भाग, और इसी तरह से समुद्र तल में अंदर और ऊपर वायुमंडल, और वो जो समुद्र पेटी है यानी दायरा है वो उस पर उसका अधिकार रहेगा। तो इस सम्मेलन में भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने, यानी बहुत सारे राष्ट्रों ने सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई के बारे में अलग अलग दावे प्रस्तुत किए। इसको जैसे हम यूँ ले सकते हैं, स्वीडन ने ये कहा और नॉर्वे ने भी ये कहा कि 4 मील का तथा इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यूगोस्लावाकिया, टर्की, मैक्सिको, इन्होंने ये कहा कि 6 मील। सोवियत रूस, कनाडा और अरब देशों ने 12 मील का कहा, और चिली, पेरू आदि ने 200 मील की सामुद्रिक पेटी का दावा किया, यानी इतने मील तक उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। तो 1956 तक भारत 3 मील का प्रादेशिक समुद्र स्वीकार करता था, परंतु 1967 में इसकी सीमा 12 मील तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। तो इसका मुख्य कारण यह था कि जब यह पता लगा कि भारत के प्रादेशिक समुद्र में थोरियम के भंडार हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 भाग 3 में यह प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा प्रादेशिक समुद्र की सीमा या चौड़ाई निश्चित करती है। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने 1976 में प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय समुद्र तल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के अनुसार भारत की प्रभुसत्ता प्रादेशिक समुद्र पर तथा उसके नीचे के समुद्रीय तल पर और उसके ऊपर आकाश पर है। यह प्रादेशिक समुद्र उपयुक्त आधार रेखा से प्रत्येक स्थान पर 12 समुद्री मील होगा। 12 मील के प्रादेशिक समुद्र के अतिरिक्त इसमें
24 मील तक के संस्पर्शी क्षेत्र तथा 200 मील तक के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर भारत की प्रभुसत्ता भी घोषित कर दी गई। 17 मार्च से 26 अप्रैल 1960 तक समुद्र के कानून पर विचार करने के लिए दूसरा जिनेवा सम्मेलन भी बुलाया गया था और इसमें प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई तथा ऐसे संस्पर्शी क्षेत्र की चौड़ाई पर पुनः विचार किया गया जिसमें तटवर्ती राज्यों को मछली पकड़ने के अधिकार हो। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि सामुद्रिक पेटी 6 मील की होनी चाहिए तथा उसके आगे 6 मील तक समुद्र के किनारे वाले राज्यों को मछली पकड़ने आदि के विषय में नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, स्वीकार नहीं किया जा सका। 1960 के जिनेवा सम्मेलन की असफलता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रादेशिक समुद्र की सीमा 3 मील तक समझी जानी चाहिए। इसके विपरीत अनेक राज्यों जैसे पाकिस्तान है, कनाडा है, मलाया है, इन्होंने अपना प्रादेशिक समुद्र 3 मील से बढ़ाकर 12 मील कर दिया। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरी जो समुद्री विधि सम्मेलन है 1973, 1974, 75, 76, 77, 78, 89, 80 79, 80, 81 और 82 में विभिन्न अधिवेशन हुए। 30 अप्रैल 1982 को सम्मेलन ने 130 राज्यों के बहुमत से समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार किया। 30 अप्रैल को अमेरिका, इजराइल, टर्की और वेनेजुएला ने अभिसमय के स्वीकार किए जाने के विरोध में मतदान किया तथा 17 अन्य राज्यों ने मतदान से अपने आप को अनुपस्थित रखा। अंत में 10 दिसंबर 1982 को मोंटेगो वे में अभिसमय पर हस्ताक्षर हुए। 119 राज्यों ने अभिसमय पर हस्ताक्षर किए, किंतु अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी आदि 22 राज्यों ने अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए। 9 दिसंबर 1984 तक अभिसमय पर 159 राज्यों के हस्ताक्षर हो चुके थे। 159 हस्ताक्षरकर्ताओं में से 155 हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे, जबकि 4 अन्य थे कुक द्वीप, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, नामीबिया तथा नीगू। समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 को लागू होने के लिए 60 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी और 16 नवंबर 1993 तक 60 राज्यों ने अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया था। अतः 16 नवंबर 1994 से अभिसमय लागू हो गया। उसके बाद 2 मई 1995 तक अनुसमर्थन करने वाले राज्यों की संख्या 75 हो गई थी और दिसंबर 2002 तक 141 राज्य अभिसमय के पक्षकार बन चुके हैं, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। तो अभिसमय के कुछ प्रावधानों के विषय में अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों को आपत्ति थी। इसी कारण उन्होंने अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस आपत्ति को दूर करने के लिए 28 जुलाई 1994 को भाग 11 के कार्यान्वयन के संबंध में करार को एक प्रस्ताव के रूप में पारित भी किया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने सालों से प्रयास किए जा रहे थे कि सामुद्रिक विधि का एक दायरा तय हो और उसमें कितने मील तक के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया जाए। तो विभिन्न राज्य या विभिन्न देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर ही इसे स्वीकार करते हैं। और क्योंकि कतिपय महत्वपूर्ण विकसित राज्यों ने समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए, और जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान एवं नीदरलैंड ने 3 अगस्त 1984 को समुद्र तल मामलों पर एक अंतरिम समझौता किया और इसी समझौते को लघु संधि नाम दिया गया। अर्थात इसको इन देशों ने, जिनके बारे में मैंने बताया, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड ने
1984 को जो समझौता किया उसे लघु संधि कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को बड़ी संधि कहते हैं। यह सर्वविदित है कि समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 137 के 2 में प्रावधान है कि अभिसमय के अंतर्गत ही समुद्र तल के खनिज पदार्थों पर दावा या अधिकार अर्जित किया जा सकता है। अतः यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या मिनी संधि से अनुच्छेद 137(3) का उल्लंघन नहीं होगा। तो जब संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जिस अभिसमय 1982 को स्वीकार किया गया था उसको बड़ा या बड़ी संधि का नाम दिया गया, बड़ा समझौता कहा गया, और कुछ देशों ने जो आपस में समझौता किया, अंतरिम समझौता, उसे लघु संधि का नाम दिया गया। तो क्या इन दोनों में कुछ विरोधाभास है या क्या लघु संधि है वो जो बड़ी संधि है जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत निर्धारित की गई थी, जिसे विभिन्न राज्यों ने स्वीकार भी किया, तो क्या उसका उल्लंघन कर रही है ये लघु संधि। यह भी एक बहुत ही विचार का मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज हमने देखा कि किस तरह से समुद्र विधि सालों से विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, विभिन्न राज्यों के द्वारा इस पर विचार किया जाता है। अलग अलग अपने हितार्थ को ध्यान में रखते हुए सभी ने अलग अलग अपने प्रस्ताव भी रखे। लघु संधि और बड़ी संधि भी की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में। तो इसके बाद अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि क्या प्रावधान है संयुक्त या समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र जो अभिसमय 1982 है उसके अधीन क्या क्या प्रावधान रखे गए। उन प्रावधानों पर चर्चा करने के पश्चात ही यह हमारे सामने आएगा कि जो लघु संधि की गई है क्या वो उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है। धन्यवाद।